गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम साथियों। आज जीत की चाय के सेशन में हमारे साथ एक शख्सियत ऐसे है जिन्होंने संघर्ष करके अपनी मुकाम हासिल की हुई है। तो आज हमारे साथ है चंदन जायसवाल जी, जिनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है। चंदन जायसवाल जी एक सक्सेसफुल सोशल वर्कर है, उनके साथ ही साथ ये कॉलेज की प्रोफेसर है। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होने के साथ ही साथ एक अच्छा आर्टिस्ट भी है, और उन्होंने न सिर्फ जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय भी और देश स्तरीय, नेशनल लेवल के भी उन्होंने अवार्ड जीते हुए हैं। और आज हम उनकी जुबानी ही उनकी संघर्ष की कहानी सुनेंगे कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया है अपने लाइफ में, क्या क्या स्ट्रगल आए हैं जब आगे बढ़ते गए, और इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें क्या क्या तकलीफ़ें आई हैं। तो इनसे इस बारे में ज़रूर सुनेंगे। तो जीत की चाय के सेशन में आज चंदन जायसवाल जी के साथ जीत की चाय का सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और उनसे रूबरू होते हैं जीत की चाय में। तो आज हम लोग मिलते हैं जीत की चाय में चंदन जायसवाल जी के साथ। चंदन जायसवाल जी, तो चंदन जायसवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ये संघर्ष की शुरुआत हुई कैसे। आप सोशल एक वर्कर है, तो आप कैसे सोशल वर्कर बनी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो जीत की चाय की टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। और जहाँ शुरुआत की बात बोलते हैं तो ये शुरुआत बहुत छोटे स्तर से मैंने किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँ। जैसा कि मैडम आपके बारे में सुने कि आपने तो बड़ा अच्छा स्टार्ट कर दिया मुहिम अपना एनजीओ का, बट सबसे आपको सुनने वाली जो बात आती है वो आती है कि आपने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ा बृहद आंदोलन छेड़ा था। तो थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे, ये क्या आंदोलन था और आप उससे बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो रही थी, लोग आपके बारे में बहुत जान भी गए थे। ऐसा क्या मुहिम आपने चला दिया था? देखिए, वो जहाँ तक शराब आंदोलन की बात है, तो मैं जिस जगह में रहती हूँ मेरे चारों तरफ एकदम अगर देखा जाए, जुगसलाई तो ऐसे ही आप जानते हैं कि मापेहो का गिरोह है। मैं जिस जगह में रहती हूँ जुगसलाई में, तो मेरे आसपास में जितने भी एरिया थे वो शराब से बहुत प्रभावित थे। कम उम्र के बच्चे उनके आदी हो गए थे, बहुत कम उम्र में भी लड़के डेट कर जा रहे थे। और जो माहौल था बिल्कुल अलग था, क्योंकि जो सड़कें थे आए दिन उसमें पी के लोग सोए हुए रहते थे, गाली गलौज हर दिन होता था और आए दिन मारपीट होती थी। तो हालांकि मैं बचपन से ही देखते आई, लेकिन मुझे कभी ऐसा मुझे लगता था कि ये जो माहौल है बहुत खराब है। लेकिन अगर शराब की मुहिम की अगर बात किया जाए तो ये भावना जागृत तब हुई, आपको शायद याद होगा बिहार में जब हम माननीय नीतीश कुमार जी ने ये अनाउंसमेंट किया कि बिहार में एकदम बिल्कुल शराब नहीं बिक्री होगी। जी। तो ये सुनकर मुझे काफी खुशी हुआ और मैं बहुत खुश हुई, उनकी मुहिम को मैं देखी। तो एक दिन अचानक मैं दोपहर में बैठी रही, मुझे लगता है कि जब बिहार में एक मुख्यमंत्री अपने एरिया को सुधार सकता है तो मुझे लगता है कि मुझे जानकारी, मैं अपने एरिया में कुछ करना चाहिए। और कहीं ना कहीं उन्हीं के मार्गदर्शन मुझे मिला, या बोला जाए उनसे मुझे प्रेरणा मिली, और मैं ऐसे अचानक मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए मुझे इस पे काम करना है। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने घर में भी बोला, मेरे घर में बोले कि बहुत कैसे कर सकती, संभव ही नहीं है, एरिया तो बहुत डिफरेंट है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, और जो लोग इतने आदी हो गए और छोड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। सही बात है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जितनी भी बस्ती थे उस बस्ती में मैं गई, महिलाओं से मिली। तो पहले महिलाएं मिलना नहीं चाहती थी। अच्छा, फिर मैंने जब बात रखा अपने, तो उसने बोला नहीं दीदी, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जिस जगह में जो समाज से महिलाएं कभी बाहर नहीं आके बैठी है वो सड़कों पर कैसे झंडा लेके निकलेगी। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इसको समझाने में 2 महीने लग गए। अच्छा। इसलिए, और 2 महीने के बाद ऐसा हुआ कि जब वो समझे तो हम लोगों ने मीटिंग किया। मीटिंग के दौरान फिर हमने डिसाइड किया कि आप निश्चित रहिए, अगर आपके फैमिली में जो भी पी रहे है, अगर आपको रोक रही है तो उसके लिए मैं खड़ी हूँ। हालांकि महिलाएं बहुत डरी थी, उनके घर से आए दिन डांट होता था। कभी महिलाएं एक मीटिंग में 10 आ रहे हैं तो 2 दिन के बाद फिर कम हो जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये इस तरह की लगातार चलती रही। फिर हम लोग जब मेरे साथ जुड़ना, फिर बहुत ब्रेन उनको मैंने साफ करना पड़ा, दिमाग में जो डर थी उसको हटानी पड़ी। तो हम लोग ने एक दिन पूरी
अभियान चलाया, जुलूस निकाला। जी। और जब हम लोग ने जुलूस निकाला सारी महिलाएं ने, ये कोई सोच नहीं सकता, तो जुगसलाई की जो रोड से मैं निकलना स्टार्ट की, जो लोग थे जी। वो हंसी उड़ाने लगे। अच्छा। हाँ, कमेंट्स पास करने लगे, देखो ये लोग क्या करेगी, अच्छा। पागल तरह काम कर रही है। अजीब लगा, लेकिन हम लोग जी। नारा लगाते हुए वो मेरी मुहिम चालू हुई, और ये मुहिम लगातार 3 साल, और आज भी हम लोग चालू किए, चल रही है 3 साल तक लगातार। जो अगर बोला जाए तो 2016 में जो मैंने मुहिम चलाया था, आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि हम लोग 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक रोड में बैठे रहते थे। अच्छा। बारिश भी होती थी तो हम छतरी लेके बैठे रहते थे। अच्छा। और ऐसा भी वहाँ माहौल हो गया था कि जो माहौल था कि हमारे टीम को देखते हुए रोड शांत। जी। ऐसा होता था कि कहीं 2 लेडीज अगर बात करने के लिए भी खड़ी है जी। तो समझ गए कि हमारे यहाँ छापा मारने आएगी। अच्छा। तो ये एक चीज था। बट जैसा आप बता रहे थे, आपने शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया, तो शराब माफिया तो अपने आप में ही काफी दबंग होते हैं। तो कभी आपको ऐसा डर नहीं लगा, या वो उधर से कभी धमकी या कुछ उस तरह का आपका, क्योंकि आप तो डायरेक्ट उनके फाइनेंशियल पे चोट कर रहे थे, उनके सीधा जहां से अर्निंग था उस पे आप चोट कर रहे थे, तो तिल मिलाए तो जरूर होंगे। देखिए, एक चीज तो है कि आप अगर बोलते हैं ना, सांप के बिल में अगर हाथ डालेंगे तो वो तो डंक मारेगा ही, ये स्वाभाविक था। जो शराब माफिया थे वो मैं जिस जगह में जब मैंने मुहिम चलाया, जो लोग इनके दलाल थे जी, जो ऐशो आराम की गाड़ियों में घूमते थे जी। या बहुत ज्यादा उनके लिए ये करते थे, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। दूसरी चीज ये थी, जो माफिया थे वो मुझे मारने की धमकी देने लगे। यहाँ तक कि माफिया ने ये ऑफर भी रखा था कि आप 5 लाख ले लीजिए, 10 लाख ले लीजिए, आप इस मुहिम से हट जाइए। अच्छा। और मेरे घर में भी आके बोल दिया गया कि आप अपनी दीदी को बोलते थे कि आप अपनी सिस्टर को मना कर दीजिए। तो मुझे डर नहीं लगा, मुझे लगा कि देखिए, एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अगर किसी काम में लग गए हैं, तो मेरी आदत है, पता नहीं औरों की आदत क्या है, मैं अगर एक काम को स्टार्ट करती हूँ, कोई भी काम हो किसी भी तरह का, मुझे लगता है वो ठान के रखती हूँ कि मुझे अंत तक जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और धमकियाँ आने के बाद भी मैं डरी नहीं। और मेरे घर में ये बात उठी थी कि देखो ये धमकी दे रहे हैं, या तो तुम घर से बाहर निकल जाओ या तो मुहिम को छोड़ दो। जी। स्वाभाविक है, परिवार है, वो तो डरेंगे ही। लेकिन इसके बाद भी मैंने क्या किया, मैंने सोच लिया, मैंने एक ही बात अपने घर में बोला कि आप कुछ भी कर लो, मैं रेंट में रहूंगी, लेकिन ये अभियान तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो जिनको मारना, देखिए मरना होगा, कभी भी आदमी मर सकता है। अगर आप मौत को लेकर इतने डर लेके आप बैठे रहेंगे तो कभी आप सक्सेस नहीं हो सकते। अब मैंने बिना निडर होकर मैंने इस काम को किया। मैं इतना भरोसा रखती हूँ कि जिसने मुझे इस काम में उतारे हैं वो भगवान आपके साथ है, तो कोई आपको हिला नहीं सकता। वाह, बहुत अच्छी बात की कि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो ये सोच के चलिए भगवान आपके साथ है, कोई हिला नहीं सकता। लेकिन एक तो कुछ पूछना चाहेंगे कि जनरली लोग कुछ पैसे में ही आज के डेट में बदल जाते हैं, आपको तो फिर भी 5-10 लाख रुपया का ऑफर मिला, तो दिमाग में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, अरे क्यों नहीं, चलो 10 लाख रुपया लेके अपने साइड हो जाते हैं, छोड़ दो, शराब पीने वाला तो पिएंगे ही। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर लाख भी अभी भी आदमी कोशिश करे तो मुझे खरीद नहीं सकते, क्योंकि पैसा मेरे लिए कभी महत्व नहीं रहा। इसलिए महत्व नहीं रहा कि मेरे सामने पैसा से ज्यादा जरूरत था कि मैं एक समाज को कैसे सुधारूं। मेरे लिए जरूरत ये था कि आज मैं अगर सोशल वर्कर हूँ तो इसलिए कि मैं, आप कभी भी मेरे एरिया चलिए या बहुत सारे एरिया में मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए पैसा, मैंने कभी उन लोगों से पैसा की डिमांड नहीं की। आज जहाँ तक 5 या 10 लाख की बात है, वो 5-10 लाख मैं आरू की जिंदगी को खा के नहीं खा सकती हूँ। ये एक चीज होना चाहिए कि होते हैं लोग, बिक्री हो जाते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि आप नहीं बिके और आगे बढ़ते रहे। अच्छा, इस तरह की मुहिम चलाने में पुलिस प्रशासन का सहयोग मिलता है क्या? आपको मिला क्या है ऐसा सहयोग? देखिए, पुलिस प्रशासन की बात करें तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्रशासन है वो सारे मिलीभगत होती है। शुरुआत में हम लोगों को बिल्कुल एकदम साथ नहीं मिला। जो थाना प्रभारी थे, मैं फोन करती थी, हमारी टीम रोड में खड़े हैं, कोई फोर्स नहीं भेजते थे, बोलते मैडम मैं फोर्स भेज रहा हूँ। तो हम लोग काफी परेशान हो गए, क्योंकि आप मेहनत कर रहे, जगह जगह में छापा मार रहे हैं। तब हमारे साथ एक बहुत अच्छी बात मैं बोलूंगी कि मीडिया के कर्मी थे, जो आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि मीडिया वालों को भी हमने मैंने खबर नहीं दिया गया था। तो उन्होंने जब पेपर में निकाला, और जहां तक प्रशासन की बात रही तो पुलिस वाले माने नहीं, तो उन्होंने जो न्यूज निकाला तो पूरी जगह छा गई जी। तो जब पुलिस थाना प्रभारी बिल्कुल नहीं मानते थे हमारी बात, तो मैंने एक चीज, मैंने फिर क्या किया, डीएसपी सर से मिल, डीएसपी सर थे विमल कुमार जी। अच्छा। और वो इतने अच्छे थे कि मुझे याद है
कि जब लोग हम लोग को मारने के लिए इकट्ठा हो गए थे बहुत सारे लोग, तो मुझे लगता है 50-60 के दल बल के साथ 3 गाड़ियों में सर आए और रात के 11:30 बजे बोले मैडम आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा। और थाना से सपोर्ट नहीं मिला, हालांकि मुझे डीएसपी सर का इतना सपोर्ट रहा कि जो मुहिम मैंने चलाया वो हर जगह सर खड़े रहे। बाद में मैंने डीसी के पास भी गए तो अमित सर भी ये बात बोले थे कि कभी भी किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो तो आप जरूर फोन कीजिए। तो जब मेन ऊंची पदाधिकारी आपके साथ है तो फिर ऑटोमेटिक ही थाना भी सुधार हो जाती है। एकदम 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 मैम, जनरली देखा जाता है कि लाइफ में ऐसा टाइम कभी आता है कि लगता है यार कुछ गलत तो नहीं हम कर रहे हैं, क्यों नहीं अपना पैर पीछे खींच लिया जाए। इसके चलते हमको कुछ परेशानी आने लगी है, लोग बोलने लगे हैं, परिवार घबराने लगा है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा टाइम आया क्या कि आपको भी मन किया चलो पैर पीछे खींच लिया जाए, छोड़ो ये सब नहीं करने का है? लगता है क्योंकि लगा मुझे एक ही टाइम, कभी ऐसा नहीं लगा कि पैर पीछे खींचना। हाँ तब लगता है कभी कभी, देखिए आप जिस समाज के लिए काम करें, कभी कभी वो समाज आपके ऊपर उंगली उठाता तो आपको बहुत तकलीफ लगता है। आप जिन लोगों के लिए काम करें, जब आपकी जरूरत पड़ेंगे वो लोग आपके साथ खड़े नहीं रहते तो बहुत तकलीफ लगता है। लेकिन बोलते हैं ना समाज सेविका के लिए हमेशा एक क्या बोला जाए, एक कहावत है कि जो समाज सेविका होते हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं, उम्मीद नहीं रख सकते उनसे कि वो आपके लिए हमेशा खड़े रहे। हाँ लेकिन कुछ मेरे साथ ऐसे भी घटनाएं कुछ घटी जिसमें मेरे को जरूरत था नहीं थे, तब मुझे लगा कि मैं तो इतना करती लेकिन ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ और लोग उस जगह में नहीं खड़े हैं। तो फिर ये भी मुझे लगता है ये भी एक लाइफ का पार्ट है। शायद हम लोग जो संघर्ष की बात कर रहे हैं या अनुभव की बात करें कि काम करने का तरीका में जो बदलाव आएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें अनुभव करवा रहे हैं आप आगे कैसे अपने को करेंगे काम और किस तरह से चलेंगे। बहुत बढ़िया। और जैसा कि मैंने सुना है कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी कई अवार्ड जीते हैं, तो कुछ अवार्ड के बारे में आप बताएंगे कि आपने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं और कहाँ कहाँ से मिला है आपको? देखिए सबसे पहले मैंने जो शराब वाला मुहिम छोड़ा था तो उसमें मुझे सबसे पहले जमशेदपुर की प्रभात कन्या अपराजिता अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद जमशेदपुर में बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं, पूर्व सैनिक परिषद है, देसाई है, बहुत सारे ऐसे संस्था है कि नाम लूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उन लोगों ने काफी सारा सम्मानित किया। जो बड़ा सम्मान मुझे मिला दिल्ली में मिला। अच्छा। जो ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी है जिन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मुझे सम्मानित किया गया था राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से। और उसके बाद मुझे दिल्ली में ही 2022 में मुझे कलचुरी गौरव से भी सम्मानित किया गया था। 2022 में ही मुझे राष्ट्रीय महात्मा गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया था वर्धा में मुझे। और सावित्रीबाई फुले अवार्ड से भी मुझे सम्मानित किया गया था। बहुत बढ़िया। और इसके बाद केसरी सेना है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स वेलफेयर सोसाइटी है जिन्होंने मुझे सम्मानित किया था। और मेरे काम को देख के, और एक झांसी की रानी के नाम से बहुत से लोग बोलते हैं और उससे भी मुझे सम्मानित किया गया। अच्छा, झांसी की रानी से तो आप मिलते जुलते हैं। तो चलिए, अच्छा है कि आपको एक लिस्ट ऑफ अवार्ड्स मिले हुए हैं और इसके लिए आपको बहुत बधाई और उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे अवार्ड जीतते जाए। ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस संघर्ष की लड़ाई में और अवार्ड पाने में या लोगों की मदद करने में इतनी आगे आप निकल रही है कि अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहे हैं? अब मैं पर्सनली पूछना चाहूँगा कि मतलब क्या आप लाइफ टाइम तक अकेला ही रहना चाहते हैं या फिर शादी उदी करके घर बसाएंगे? मुझे लगता है ये सवाल नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं जनरली देखती हूँ कहीं भी मैं कहीं भी जाती हूँ इंटरव्यू में, चाहे मीडिया हो, कभी भी इंटरव्यू छापती है तो मुझसे ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि मैडम आप शादी क्या करेंगे, शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सवाल लगता है आप लोग के लिए हेडलाइन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ठीक है, ये एक चीज है कि ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि जब जीवन में जब जो होना हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं अपने काम को ज्यादा प्रेफरेंस दी हूँ। कभी मेरी ऐसा होता है ना कि बहुत लोग कि मुझे शादी ही करना है, कभी उस पर ध्यान ही नहीं गया। अगर ध्यान जाता तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठती, स्वाभाविक है। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी होगा मैं सूचना आपको दूंगी, पार्टी आपको खिलाऊंगी, इसलिए जरूर जरूर, उम्मीद तो रहे। चलिए, ये क्वेश्चन हमारी है कि जब आप इस फील्ड में बढ़े हो तो कुछ ऐसा स्टोरी आप बताना चाहोगे जो लाइफ का आपका काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है, जो काफ़ी मेमोरेबल रहा है, जिसको आप भूल नहीं पाते हैं कि आपने उसको कैसे हैंडल किया, उस सिचुएशन से कैसे निकले,
या किसी का मदद करने में, वैसा कुछ स्टोरी जो आप बताएंगे जो काफ़ी आपके लाइफ का एक रहा कि हाँ जिसको आप कर दिए तो लगा कि नहीं मैंने जीत पा लिया है। हाँ, मेरे लिए अगर बोला जाए सबसे संघर्ष वाली जो लड़ाई थी, जी। शायद आप जमशेदपुर में एक मुद्दा हुआ था सरस्वती पूजा को लेके। उसमें 15 साल का एक लड़का था और उसमें जो एसपी थे या जो भी थे जुगसलाई क्षेत्र में सरस्वती पूजा के विसर्जन करने में हिंदू मुस्लिम के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हुई थी और लड़का सेवा सदन, लड़का को पथराव के द्वारा चोट लगा था। वो सेवा सदन हॉस्पिटल पट्टी बनाने गया हुआ था और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, हॉस्पिटल से उस लड़का को उठा के उन्होंने सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। ये तो आप जानते हैं कि सेंट्रल जेल बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि जब हम सेंट्रल जेल की बात कर रहे हैं तो उसमें तो 15 साल के बच्चों का कोई काम ही नहीं है। राइट। और जब मैंने मुझे एक रिपोर्टर का फोन आया अचानक कि दीदी आप कहाँ हैं। मैं बोली क्या बात है, मैं ड्यूटी में थी। मुझे बोले दीदी प्लीज आप आ जाइए, क्योंकि ऐसा सब बात है दीदी, आप ही कर सकते हैं। तो मैं तो कभी थाना का चक्कर उतना तो नहीं रहा कि कभी ये करो। फिर मुझे लगा यार कैसे करें, हमको समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या किया कि जब मैं थाना गई और जब मैं थाना प्रभारी से बात की तो थाना प्रभारी ने बोला कि मैडम आप बेल करवा लीजिए। मुझे बेल का भी सिस्टम नहीं आता था उस समय कि बेल बोलेंगे जाके कोर्ट में बेल हो जाएगा, मैं ये सोचती थी। तो थाना प्रभारी ने इस तरह का वर्ड किया। तो हाँ, मैं बच्चों के लिए लगातार काम करती हूँ। मुझे पता था कि ये बच्चा 15 साल का है और इस दौरान मैंने देखा कि उसकी बेल नहीं हो पाई। मैंने उस समय सर से भी बात किया, बच्चों की उस पर छोड़े नहीं गया। सभी ने बोला कि बच्चों की गलती। मैं बोली ठीक है। मैं बहुत परेशान हो गई थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लगा कि कैसे मैं ये बच्चा को छुड़ाऊं। मेरे लिए बहुत टेंशन का काम था। जगह जगह बजरंग दल बैठ रहे, कभी ये पार्टियां बैठ रही है, सब जगह बुलाया जा रहा है, मैं नहीं जाती थी। मुझे लगता था कि मैं बच्चों को। तो ये जो लड़ाई थी बहुत टफ लड़ाई थी। अब बिलीव नहीं कीजिएगा, तब मैंने जुगसलाई थाना में पूरे एरिया की पीस कमेटी की मीटिंग हुई और तब मैंने एसपी सर से यही बात बोला कि सर एक बात बताइए, बच्चे ने गलती किया, आपने उसको सेंट्रल जेल में डाल दिया और बच्चा 15 साल का है, और जिस अधिकारी ने गलती किया उन पे क्या कार्रवाई कीजिएगा। उसमें तिलमिला गए वो लोग और पूरे थाना में बहुत बकझक होने लगी। और उसके बाद एक बहुत अच्छी बात बोलेंगे कि मीडिया इस बात में, जब मीडिया को ये जानकारी हुई तो मीडिया फिर मेरे साथ खड़े हुए। उन्होंने बोला कि मैडम प्रूफ दीजिए, मेरे पास पूरे वीडियो थे। वहाँ पे जो एसपी थे तो उन्होंने बोला कि मैडम आप आधार कार्ड लेके बैठे, मेरे को पता है, तो उससे साबित नहीं होता। मैंने एक ही बात बोला, जो बच्चे को जो माँ ने जन्म दिया उससे अच्छा उम्र आप नहीं बता सकते। और इस जगह में जो मैंने लड़ाई लड़ा और बच्चे का मैट्रिक का एग्जाम था और मेरे लिए लगता था रात दिन में सोती नहीं थी क्योंकि मैं अकेला थी। मैं बोली कैसे करूंगी, लेकिन ये भगवान की देन है कि मैंने क्या किया, मैंने चाइल्ड जो आर्थिक हुजूर थे, बाल संरक्षण अधिकारी, उनको मेल किया। बाकी लोग मेरे साथ खड़े हुए। मैं बार बार डीसी से मिले, डीसी ने बोला कि मेरे हाथ से निकल गया क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते, बच्चा जेल में चला गया। और उसके बाद पूरा विधानसभा तक बात चली और मैंने यहाँ तक आर्थिक हुजूर को जब मैंने मेल किया और पूरे हंगामा मैंने कर दिया। जब देखे कि पुलिस प्रशासन की गलती है तो जो जज थे जुबिनाइल के, उन्होंने भी ये डिसाइड किया और 15 दिन के बाद वो बच्चों को छोड़ा गया। वेरी गुड। और मैट्रिक एग्जाम देके आज बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है। अरे वाह। तो ये मेरी सबसे ज्यादा उपलब्धि थी। चलिए ये मेरी बहुत ऐसी उपलब्धियां और इतने अच्छे काम जनरली छिप जाती है, लेकिन बहुत अच्छा है कि आपने संघर्ष किया, एक बच्चे को न्याय दिलाया और आज आपके बदौलत है कि वो ग्रेजुएशन करके आगे बढ़ने की वो है। नहीं तो आज हो सकता है जेल में पड़े पड़े वो सड़ जाता, बर्बाद हो जाता, करियर खत्म हो जाती। हम लास्ट क्वेश्चन आपसे ये बोलेंगे कि आज के बच्चे कहीं ना कहीं भटक जा रहे हैं, कहीं नशा पानी में कोई बिजी हो रहे, कहीं इधर परेशान है, उधर परेशान है, उन्हें पता नहीं चल पा रहा मेरी मंजिल क्या है, कहाँ जाए, क्या करें। तो मैं चाहूँगा कि आप उन बच्चों के लिए कुछ, या उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा अपने लाइफ में कहाँ पहुँचे, किस मुकाम पे जाएं, तो वैसे यंग जनरेशन को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, मैं जरूर बोलना चाहूँगी जितने भी युवा पीढ़ी है उनके लिए कि अपनी पढ़ाई पर फोकस दे। और मुझे लगता है कि आज का समय जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला हुआ है उससे थोड़ा दूर रहे। और ये कहीं ना कहीं एक परिवार के लिए भी एक संदेश रहेगा कि अपने बच्चों के इतने मोबाइल के आदी ना बनाएं, क्योंकि बच्चों में थोड़ा ये रहना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे अपने पढ़ाई पर फोकस देते देते और बच्चों को जो जानकारी है अपने आसपास के एरिया में छोटा छोटा काम करे, क्योंकि युवा पीढ़ी अगर थोड़ा बहुत काम करे, मान लीजिए हम पेड़ ही लगा रहे या मेरे एरिया में गंदगी
गंदगी है हम उसको साफ करें, तो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को बहुत उज्जवल ले जाएंगे। क्योंकि ये कहा गया है कि जो युवा पीढ़ी है कल देश का भविष्य है। जी जी। तो ये ज़रूरत है कि हम अभिभावक या कॉलेज हो या स्कूल हो कहीं भी हो, तो बच्चों को इस तरह से विकास करें ताकि जो नशा है, जो आदि चीज़ की वो आदि हो रहे वो कहीं हम दूर रख सकते हैं। ज़रूरत है कि उसे आत्मनिर्भर बनाना और साथ ही साथ उसको जागरूक करना, उनकी चीज़ों के बारे में जानकारी देना ताकि उसमें इच्छा शक्ति पैदा हो। चलिए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताए, इतने ज्ञान वाली बातें बताए और संघर्ष की कहानी बताए। उम्मीद है कि यंग जनरेशन और काफ़ी लोग आपसे सीखेंगे और हो सकेंगे कि आपके मुहिम से भी जुड़े और इस मुहिम को हम लोग आगे ले जाएं। तो इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस जगह आए। उम्मीद है कि आप आगे इस तरह ही आगे बढ़ते जाइए और यूं ही कारवां बढ़ते रहे और हमारा देश का विकास होते रहे। धन्यवाद, धन्यवाद चंदन जी। थैंक यू।